हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज ये आरएसी की अगली क्लास है, क्लास नंबर 5 है। इससे पीछे की 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो प्लेलिस्ट में आप लोग ज़रूर जाइएगा। उस प्लेलिस्ट में जा करके सीरियल से सभी क्लास को कवर करें, तो चीज़ें आपको भी समझ में आएंगी और हमारी और आपकी ट्यूनिंग भी अच्छी बन पाएगी। तो ये आरएसी की क्लास चल रही है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, वो सारे बच्चे इस सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर जो लोग रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा ये बैच है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ऐप डाउनलोड करें और ये कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आरएसी के लिए। इस कोर्स में अभी डिस्काउंट मिल रहा है। प्रोमो कोड आप लगाएंगे RLY10, तो आपको थोड़ी बहुत छूट मिल जाएगी 699 में भी। इस कोर्स में आपको ALP और टेक्नीशियन की ट्रेड संबंधित तैयारी कराई जा रही है। क्लासेस चल रही हैं रेगुलरली, तो वहाँ पे ज़रूर विजिट करें, पढ़ें वहाँ से। और इसमें आपको वीडियो क्लास, साथ में आपको नोट्स और साथ में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर है ऑब्जेक्टिव का, वो है कंडेंसर। इसकी थ्योरी हम लोग ऐप पे कर चुके हैं, तो जा करके मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ, यही एज्यूम कर रहा हूँ कि वहाँ पे आप लोग कर रहे होंगे थ्योरी अच्छे से। फिर भी जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फीस, वो यहाँ से थोड़ा बहुत तैयारी अपनी कर सकते हैं। इसके साथ में आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तभी तैयारी कंप्लीट होगी। सिर्फ इस सीरीज से काम नहीं बनने वाला है, ये प्रैक्टिस है। तो कंडेंसर, कंडेंसर इससे पीछे वाली सीरीज में बार बार आप लोगों ने एक फिगर बनाते हुए हमको ऐसे देखा होगा, और उसमें आपने देखा होगा कि नीचे साइड हमने इवापोरेटर बना रहे थे बार बार हम लोग, और इधर साइड हम कंप्रेसर बना रहे थे, है ना, कंप्रेसर, और यहाँ पे हम बना रहे थे कंडेंसर। तो ये तो क्लियर होगा ना कि कंडेंसर का काम क्या होता है, और यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व। चलिए, फिर भी एक छोटी सी भूमिका मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। किसी को कोई जल्दबाजी तो नहीं है? जल्दबाजी होगी तो बढ़ा लीजिएगा। कंडेंसर, कंडेंसर खूब ध्यान से समझिएगा, सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। कंडेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट को एक्सचेंज करता है ना। कंडेंसर क्या है? एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। कंडेंसर में हम लोग रेफ्रिजरेंट का हाई टेम्परेचर वाला पोर्शन और साथ में वेपर एंटर कराते हैं। ध्यान से समझिएगा इस फिगर को। हाई टेम्परेचर यानी कि बहुत ही गर्म होता है जब रेफ्रिजरेंट, तब हम लोग कंडेंसर में भेजते हैं। और कंडेंसर में जाने के बाद आपका रेफ्रिजरेंट क्या हो जाता है? वेपर से कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। लिक्विड में यानी कि तरल में, है ना, तरल में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? कूल करके। कूल कैसे करता है? ये हीट को रिजेक्ट करता है बाहर, यानी कि आपका रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर से ऊष्मा को लेकर के कंप्रेसर के द्वारा संपीड़ित करके भेजा जाता है आपके कंडेंसर में। और जो ऊष्मा उसने इवापोरेटर से, आपके रूम से, आपके फ्रिज के कंपार्टमेंट से जहां सब्जियां रखी हैं, वहां से जो भी हीट उसने खींची होगी, उस ऊष्मा को कंडेंसर क्या करता है? बाहर रिजेक्ट करता है। या तो पानी में रिजेक्ट करेगा या तो हवा में रिजेक्ट करेगा, है ना। और उसके बाद आपका ठंडा रेफ्रिजरेंट तरल अवस्था में फिर से भेज देगा, और उसका ठंडा रेफ्रिजरेंट जाने के बाद कहाँ इकट्ठा होगा? रिसीवर में। रिसीवर में इकट्ठा हो जाएगा। देन उसके बाद उसको हम लोग कहाँ भेजेंगे? एक्सपेंशन वाल्व में भेजेंगे। क्लियर हुआ? ये आरेख को ध्यान रखिएगा। ये क्या है? हीट एक्सचेंजर है एक प्रकार का। इसमें हमारा वेपर फॉर्म में, हाई टेम्परेचर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट एंटर करता है, जिससे कि कंडेंसर उसको कूल करता है, चाहे वो हीट को रिजेक्ट करे एयर में, चाहे वो हीट को रिजेक्ट करे आपके वाटर में। देन उसके बाद वही रेफ्रिजरेंट आपका लिक्विड यानी कि तरल बन करके बाहर निकलता है, और वो रिसीवर में इकट्ठा होता है। रिसीवर में इकट्ठा होने के बाद उसको हम लोग एक्सपेंशन वाल्व फिर आगे इवापोरेटर में पूरी साइकिल के लिए कंप्लीट करने के लिए सर्कुलेट कराते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपके?
चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडेंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कंडेंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आपने सुना होगा एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर हिंदी में मैंने एप्लीकेशन पे कराया है, मैं यहाँ पे इंग्लिश ही करवाऊंगा, ठीक है। हिंदी मैंने वहां बताया है एयर कूल्ड कंडेंसर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर। वाटर कूल्ड कंडेंसर। अब इसमें मैं हिंदी यहाँ पे क्या बताऊं, बार बार हिंदी इंग्लिश। अब वाटर कूल्ड कंडेंसर यानी कि ऐसा कंडेंसर जो कि पानी के द्वारा जिसको ठंडा किया जा रहा हो, ऐसा कंडेंसर जिसमें हम लोग एयर के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा ठंडा कर रहे हैं, है ना। अब देखिए एयर कूल्ड कंडेंसर हो गया, वाटर कूल्ड कंडेंसर हो गया, एक होता है आपका इवापोरेटिव कंडेंसर। इवापोरेटिव कंडेंसर। फिर हम लोग जाएंगे जब एयर कूल्ड कंडेंसर में, तो एयर कूल्ड कंडेंसर दो प्रकार का हो सकता है। एयर कूल्ड कंडेंसर का मतलब ये है कि ऐसा कंडेंसर जिसमें हम लोग रेफ्रिजरेंट को हवा से ठंडा कर रहे हैं। मैंने बताया ना, या तो हवा से ठंडा करेंगे या तो पानी से ठंडा करेंगे। किसी भी चीज को अगर आपको ठंडा करना हो, सब्जी आप पकाते हैं, सब्जी आपको ठंडा करना होता है तो फैन चला देते हैं, है ना। अब पानी में तो उसको डालोगे नहीं आप, तो हर एक चीज पे हर जगह पे किसकी क्या जरूरत है ये हमको देखना होता है। उसी प्रकार से जब आप एयर कूल्ड कंडेंसर में जाओगे तो फिर से आपका दो प्रकार निकल के आएगा एयर कूल्ड कंडेंसर में। अगर आप एयर कूल्ड कंडेंसर में एयर यूज कर रहे हो, प्राकृतिक हवा का यूज कर रहे हो, यानी कि आप अगर आपको आपकी सब्जी है, आपका खाना है बहुत ज्यादा गर्म है, आप उसको क्या कर रहे हो बाहर छत पे, है ना, बाहर छत पे रख दो या जहां हवा चल रही है वहां पे रख दो नॉर्मल, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नेचुरल, है ना, नेचुरल, नेचुरल कन्वेक्शन। एक बात का ध्यान रखिएगा, कंडेंसर में सदैव कन्वेक्शन से ही आपका हीट एक्सचेंज होती है, उसमें जो है वो कन्वेक्शन के थ्रू, है ना, क्योंकि तरल है। तो नेचुरल कन्वेक्शन एक हमारे पास निकल के आ जाएगा, यानी कि प्राकृतिक। प्राकृतिक कैसे, जिसमें कि हम लोग किसी प्रकार के फोर्स की जरूरत ना यूज करें हवा देने की। दूसरा आपका क्या हो सकता है, आपको खाना आपका ठंडा करना है तो आपने एक फैन लगा दिया, एक ऊपर वाला फैन ऑन कर दिया, आप कूलर के सामने रख दिए, तो वहां पे आपने क्या किया, एक फोर्स, एक मैकेनिकल फोर्स का यूज कर रहे हैं। उसको देखिए नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, है ना। अब ये तो जाहिर सी बात है कि एयर कूल्ड कंडेंसर ही है, ये एयर कूल्ड कंडेंसर ही है ना, ये तो क्लियर है। अब जैसे ही हम लोग उस एयर का यूज हम लोग फोर्स दे करके करेंगे, फोर्स दे करके पैदा करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स कन्वेक्शन। कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर, ये आपका हो गया दूसरा टाइप का कंडेंसर, है ना। ये आपका क्या हो गया, दूसरा टाइप का कंडेंसर हो गया। थोड़ा सा छोटा कर दें, नहीं तो चीजें नहीं आएंगी। वैसे मैं इसको बता ही क्यों रहा हूँ, यहाँ पे तो आप थ्योरी देखने नहीं आए हो, है ना, ऑब्जेक्टिव देखने आए हो चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए अब नेचुरल कन्वेक्शन यानी कि जो प्राकृतिक तौर पे जिसे हम हवा मिलती है तो उसको हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर बोलते हैं। और जिसमें हम लोग किसी मैकेनिकल फोर्स दें, है ना, कोई पंखा लगा दें, जैसे आप एसी देखेंगे, एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है जो ऊपर रखा होता है उसमें एक फैन चल रहा होता है, तो वो किस कंडेंसर के अंतर्गत आ जाता है, वो फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि हमने वहां पे एक फैन यूज किया होता है जो कि 0.1 या 0.2 एचपी का लगा होता है, 0.1 से 0.2 हार्स पावर का लगा हो सकता है। नेचुरल कन्वेक्शन का आप यूज देखेंगे कि आपने घरेलू रेफ्रिजरेटर में देखा होगा कि पीछे की साइड कंडेंसर लगा होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फैन नहीं लगा होता है, वो ऑटोमेटिक बाहर की हवा से क्या होता है, ठंडा होता रहता है। तो अब उसी प्रकार से आप देखोगे तो इसमें तीन प्रकार के कंडेंसर निकल के आएंगे। कौन कौन से, फिन, प्लेट और बॉडी। कौन कौन से, इसको रेड कर दें, फिन, प्लेट और बॉडी, है ना, फिन, प्लेट और बॉडी। उसी प्रकार से हम लोग फोर्स कन्वेक्शन में जाएंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका चेचिस माउंटेड, चेचिस माउंटेड। और इधर आप लोग देखोगे आपका रिमोट टाइप, रिमोट टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर। इन सभी में एयर कूल्ड कंडेंसर कॉमन है, वो आप देख लेना है। अब फिन टाइप में क्या होता है कि छोटी छोटी पतली पतली 2-2 mm की फिन लगी होती हैं,
तो जनरली क्या होता है कि वो फिन ऐसे 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 वो फिन लगी होती हैं, उसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर की अपनी जो है ट्यूब सर्कुलेट करा देते हैं। प्लेट टाइप कंडेंसर में क्या होता है कि प्लेट लगी होती है। बॉडी टाइप कंडेंसर में क्या होता है कि हम लोग एक जो है यूपीएफ लगा देते हैं, है ना। वो क्या करता है कि इंसुलेटर का काम करता है और हम लोग इसमें पूरी की पूरी बॉडी को ही कंडेंसर बना लेते हैं, है ना। चेचिस माउंटेड में क्या होता है, एक चेचिस में आपका जो है ये क्या सर्कुलेट हो जा रहा है ना, ये हो जाता है ये फोर्स, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग फोर्स दे करके एक फैन लगाते हैं, एक फैन लगाते हैं जो कि एक फैन लगा होता है जो कि 0.1 से 0.2 HP का लगा हो सकता है। ये हो गया, है ना। उसी प्रकार से आप लोग वाटर कूल्ड कंडेंसर में जाएंगे तो वाटर कूल्ड कंडेंसर में शेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर आपको देखने को मिलेगा, शेल एंड कॉइल टाइप का कंडेंसर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग कंडेंसर आपको देखने को मिलते हैं। फिलहाल हम लोग जो पढ़ते हैं वो एयर कूल्ड कंडेंसर और वाटर कूल्ड कंडेंसर पढ़ते हैं। तो अब आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरीके से सवाल यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे, हाँ भाई चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंडेंसर एक कैसी युक्ति है। तो कंडेंसर कैसी युक्ति है, हीट एक्सचेंजर है ये, है ना, हीट एक्सचेंजर है। अब देखिए हिंदी तो इसका मैं भी नहीं बता पाता, है ना। तो क्या है, ऊष्मा स्थानांतरक, जाहिर सी बात है कि हीट का क्या करे, जो स्थानांतरित करे हीट को क्या करे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करे। अगर कंडेंसर आपका हीट एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है तो हीट हमारी बाहर रिजेक्ट ही नहीं होगी, फिर से रेफ्रिजरेंट ठंडा नहीं होगा तो नीचे जाकर के इवापोरेटर के पास फिर हीट वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पीछे एक्सप्लेनेशन में ही मैंने आपको ये बताया है। कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा को किस माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, मैंने बताया था कि चाहे आप कंडेंसर को एयर से यूज करो तो एयर कूल्ड कंडेंसर हो जाएगा, वाटर से आप यूज करोगे, वाटर से आप कूल करोगे तो वो वाटर कूल्ड कंडेंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन ये भी सही है और ये भी सही है ना। तो इसका दोनों ऑप्शन यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Through what medium is the heat of the refrigerant transferred in the condenser? तो एयर एंड वाटर बोथ, है ना। क्लियर है यहां तक। चलो भाई आगे बढ़ें। कंडेंसर में हीट को स्थानांतरित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो किस विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो हम लोग कन्वेक्शन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग एयर या हम लोग वाटर, यही दो मीडियम का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने पीछे देखा कि या तो आप लोग एयर से करोगे या तो आप कैसे करोगे, या तो आप वाटर से करोगे, या तो आप वाटर से करोगे, है ना। तो इसलिए एयर और वाटर में जो आपका हीट का ट्रांसफर होता है वो संवहन के द्वारा होता है। अब विकिरण तो होगा नहीं, है ना। और कंडक्शन जो कि ठोस पदार्थों में होता है, तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये भी आपका फ्लूइड है, एयर भी आपका तरल है और वाटर भी आपका तरल है। तरल में आप देखोगे तो लिक्विड और गैस दोनों तरल में ही आ जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे अगर कि कंडेंसर में हीट स्थानांतरित करने की कौन सी विधि प्रयोग करते हैं, तो हीट जो ट्रांसफर होता है उसका संवहन विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें। रेफ्रिजरेंट अपनी ऊष्मा को स्थानांतरित करने के पश्चात किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। रेफ्रिजरेंट अपनी ऊष्मा को स्थानांतरित करने के पश्चात, अब जाहिर सी बात है कि अपनी हीट को रिजेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कंडेंसर से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, कंडेंसर से निकल रहा है, क्योंकि कंडेंसर से क्या होता है, हीट बाहर हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। लाइक रेफ्रिजरेंट को मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो शुरू में हमने बताया कि जब कंडेंसर में आप रेफ्रिजरेंट भेजोगे तो हाई टेम्परेचर पे क्या रहेगा, वो वेपर फॉर्म में रहता है। जैसे ही कंडेंसर से बाहर निकलता है मेरे दोस्त, तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है ठंडा होने के बाद। अरे आपके पास गैस है, गैस को आप अगर ठंडा कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, है ना। आपके पास अगर वाष्प है, वाष्प को आप ठंडा करोगे तो पानी बन जाएगा। वही काम आपका कंडेंसर करता है। वेपर को किसने कन्वर्ट किया, इसने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, कूल करके हीट को रिजेक्ट किया। तो रेफ्रिजरेंट अपनी ऊष्मा को स्थानांतरित करने के पश्चात किस अवस्था में आ जाता है, तो वो आ जाएगा आपकी द्रव अवस्था में आ जाएगा, है ना। किस अवस्था में आएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर देखेंगे इंग्लिश में, व्हाट स्टेट डज द रेफ्रिजरेंट चेंज इनटू आफ्टर ट्रांसफरिंग इट्स हीट, तो वो आ जाएगा लिक्विड फेज में। आगे बढ़ें। घरेलू रेफ्रिजरेटरों में फिन टाइप कंडेंसर को रेफ्रिजरेटर के
किस ओर स्थापित किया जाता है? देखिए घरेलू रेफ्रिजरेटर में आप जब भी देखेंगे कंडेंसर पीछे की ही साइड लगा होता है। अब ऊपर तो उसके लगा नहीं रहेगा, नीचे लगा नहीं रहेगा, किधर लगा रहेगा? पीछे लगा रहेगा। सामने तो आपका डोर होता है ना? तो पीछे की साइड, डी ऑप्शन है पीछे की साइड। एक बात का ध्यान रखना है आपको, जो फिन टाइप का आपका कंडेंसर होता है उसमें पतली 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 फिन इस टाइप से पहले होती हैं, 2-2 mm की, 2-2 mm की फिन लगी होती हैं। फिर उसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलेट कराते हैं आपके कंडेंसर को, ऐसे कराते हैं। तो अगर आपका रेफ्रिजरेटर के पीछे आपका कंडेंसर लगा होता है, ये बात तो सही है, लेकिन एकदम से सटा के वाल से आपके एकदम सटा के करेंगे, अगर चिपका देंगे अपने कंडेंसर को, तो हवा जाएगी भी तो बाहर से निकल नहीं पाएगी इधर से, एक तरफ से हवा लगेगी। हवा का क्रॉस होना बहुत जरूरी है। जब हवा क्रॉस होगा तो अपने साथ रेफ्रिजरेंट के ऊष्मा को क्या करेगा, बाहर ले जाएगा, यानी कि टेम्परेचर को कम करेगा। इसलिए लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर दूरी पर आपको माउंट करना चाहिए रेफ्रिजरेटर के पीछे। इसलिए आप देखेंगे कि थोड़ा सा गैप मेंटेन रहता है आपके कंडेंसर, जो पीछे जाली नुमा आप देखते हैं, है ना? तो ये फिन टाइप कंडेंसर हो गया। क्लियर है? अच्छा, फिन टाइप के कंडेंसर में एक प्रॉब्लम और होती है कि ये बहुत जल्दी चोक्ड हो जाते हैं। चोक्ड होने का मतलब ये है कि धूल कण उसमें, अगर बहुत ज़्यादा पतली पतली फिन है उसमें बहुत ज़्यादा धूल फंस गई तो वही बात फिर से हो जाएगी। हमने बताया कि सटा के आप लगा दोगे तो हवा क्या होगी, इधर से उधर पूरा क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसके अलावा अगर धूल बहुत ज़्यादा वहाँ पे जमा हो जाएगी तो फिर से क्या हो जाएगी, हवा क्रॉस नहीं हो पाएगी। जब हवा क्रॉस नहीं होगी तो रेफ्रिजरेंट आपका ठंडा नहीं होगा। जब रेफ्रिजरेंट ठंडा नहीं होगा तो फिर से गर्म रेफ्रिजरेंट अंदर सप्लाई हो जाएगा, तो वो फिर से हीट को खींच नहीं पाएगा। तो इसलिए कंप्रेसर को वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि आपकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी और आपकी कूलिंग भी नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है, तो उसका कारण आप यही बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। एयर कूल्ड कंडेंसर में प्रयुक्त फिन्स को रेफ्रिजरेटर की सतह से कितनी दूरी पर लगाना चाहिए? देखिए जो अभी मैंने बताया वही सवाल आपके सामने है। तो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको लगाना है, एकदम सटा के नहीं लगाना है ना? अब व्हाट डिस्टेंस शुड द फिन यूज्ड इन एयर कूल्ड कंडेंसर बी प्लेस्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रेफ्रिजरेटर? तो वो कितना होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर। इतनी दूरी पे आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, आगे बढ़े। निम्न रेफ्रिजरेटर में कौन सा कंडेंसर कार्यरत है? तो यहाँ पे शायद फिगर था, जो कि फिगर नहीं है ना? तो देखिए ये हमने आपको बताया है फिन टाइप कंडेंसर, पतली पतली फिन लगी होती हैं, पतली पतली 2 mm की फिन लगी होती हैं, जो कि फिन कैसी होती हैं, आपकी वर्टिकल पोजीशन में खड़ी होती हैं। फिर यहाँ पे हमारा कंडेंसर का ऐसे कॉइल जाता है। तो अब फिन टाइप कंडेंसर, अगर फिगर में फिन टाइप कंडेंसर लिखा होता तो ये टाइप दिखाया होता। प्लेट टाइप के कंडेंसर में पूरी की पूरी प्लेट होती है। ये बोर्ड क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी क्या होती है, पूरी की पूरी प्लेट होती है। डबल पाइप कंडेंसर में 2 पाइप लगा होता है। एयर कूल्ड कंडेंसर के अंतर्गत तो ये सारे आ ही रहे हैं, है ना? तो जो भी फिगर में रहता वो आपका सही आंसर हो जाता। फिलहाल फिगर है नहीं, क्योंकि टाइपिस्ट ने जैसा बना के दिया मैंने उसको एडिट नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं क्वेश्चन को, थोड़ा सा मेरी मिस्टेक है ये। चलिए, कंडेंसर में फिन्स कॉम्ब का उपयोग क्या किया जाता है? देखिए फिन्स कॉम्ब क्या होता है, हमने बताया कि फिन्स में क्या है, छोटे छोटे गैप होते हैं, जो वहां पे धूल कण जो है आपके डस्ट क्या है, ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अब उन धूल कणों को क्या करना है, आपको धूल कणों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग? फिन कॉम्ब नाम की एक डिवाइस होती है, फिन कॉम्ब नाम की एक डिवाइस होती है, उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, फिन्स को साफ करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए ऑप्शन कितना खतरनाक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फिन पर धूल डालने के लिए। आप धूल क्यों डालोगे? ऐसी कोई डिवाइस क्यों ही बनेगी जिसको हम लोग फिन्स को और गंदा कर पाए? फिन्स को पॉलिश करने के लिए। पॉलिश करने का कोई मतलब ही नहीं, कोई काम ही नहीं है, पीछे क्या खूबसूरती बढ़ाओगे आप? फिन्स को सीधा करने के लिए, है ना? तो ये ऑप्शन में और ये दूसरे ऑप्शन में आप डाउट कर सकते थे, लेकिन ये डाउट वाला आपका क्वेश्चन नहीं था। मैंने थ्योरी में पढ़ाया भी है आपको डिटेल में इसके बारे में। फिर आगे बढ़ें। निम्न रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार का कंडेंसर प्रयोग किया जाता है? फिर से शायद कोई फिगर था। फिन टाइप कंडेंसर ये भी यूज किया जाता है, प्लेट टाइप कंडेंसर, बॉडी टाइप कंडेंसर, है ना? ये सारे यूज किए जाते हैं। जनरली आजकल जो मॉडर्न रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं उसमें बॉडी टाइप या प्लेट टाइप का कंडेंसर यूज किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। निम्न में से किस प्रकार के कंडेंसर में बाह्य कंडेंसर के स्थान पर आंतरिक रूप से इसकी सतहों को ही कंडेंसर के रूप में मान लिया जाता है? बताइए कौन सा है? तो यहाँ पे फिन टाइप जो कंडेंसर होता है उसमें तो आपने देखा कि फिन तो पतली पतली लगाई ही, ऊपर से हमने क्या लगाया, कंडेंसर कॉइल लगाया।
अब जो प्लेट टाइप कंडेंसर होता है इसमें पूरी की पूरी प्लेट होती है, और एक होता है बॉडी कंडेंसर। तो बॉडी कंडेंसर में होता ये है कि जो उसकी सरफेस होती है कंडेंसर की, है ना, जो सरफेस की कंडेंसर की सरफेस होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर मान लेते हैं ना। कंडेंसर के स्थान पर आंतरिक रूप से इसकी सतह को ही हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर मान लेते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडेंसर इंसिस्टेड ऑफ एक्सटर्नल कंडेंसर इट्स इंटरनल सरफेस आर यूज्ड एट कंडेंसर, है ना। तो इसका आंसर आप लोग टिक कर लोगे। आगे एक सवाल है आपका, पीयूएफ है एक। पीयूएफ क्या है? आपने देखा कि सरफेस टाइप कंडेंसर में आपने उसकी सतह को ही क्या आपने मान लिया, सतह को ही आपने कंडेंसर मान लिया, है ना। आपने उसकी सतह को ही क्या किया, कंडेंसर मान लिया, है ना। तो देखिए जो बॉडी थी, है ना, जो बॉडी टाइप कंडेंसर था, उस बॉडी टाइप कंडेंसर में आपने इसकी सतह को, इसकी सरफेस को ही, इसकी सरफेस को ही आपने क्या मान लिया था, कंडेंसर मान लिया था, है ना, इंटरनल को। तो अब ये कंडेंसर जो है, जो इसकी सरफेस है, ये सरफेस उस बॉडी से टच ना हो पाए, है ना, उस बॉडी से टच ना हो, इंसुलेटिंग एक मटेरियल बीच में हम लोग लगाते हैं, वो इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग क्या लगाते हैं, पीयूएफ लगाते हैं। पहले हम लोग ग्लास वूल का यूज करते थे, बट आजकल जो हम लोग यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या वीडियो में? नहीं, ठीक है ना। क्या लगाते हैं, पीयूएफ लगाते हैं। क्या है ये, पॉलीयूरेथीन फोम, पॉलीयूरेथीन फोम, इसका आजकल हम लोग यूज करने लगे हैं। ये क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। जो इसने पूछा है कि पफ एक है, तो हमने आपको बताया कि बॉडी टाइप कंडेंसर में इसका यूज करते हैं, और ये क्या है, एक इंसुलेटिंग सामग्री है। कहाँ पे इसका यूज करेंगे हम लोग भाई, बॉडी टाइप कंडेंसर में। बॉडी टाइप कंडेंसर में हम लोग इसका यूज करते हैं, है ना। तापमान मापने का साधन, तापमान बनाए रखने का साधन, सुरक्षा उपकरण, ये सब नहीं है। ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है ना। चलिए आगे बढ़ें। चित्र भाग एक्स में दर्शाए गए रेफ्रिजरेटर का भाग क्या है? तो कंडेंसर की फिन दिखाया गया होगा, कंडेंसर चैप्टर चल रहा है तो। कैपिलरी ट्यूब, गर्म गैस लाइन, द्रव लाइन, है ना। तो कंडेंसर की फिन क्या है, ये पतली पतली वाली लाइन जो रहेगी वो कंडेंसर की फिन रहेगी, और ये क्या रहेगा, आपका कंडेंसर कॉइल रहेगा। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे फिन, और जो ये लाइन आपकी सर्कुलेट हो रही है, इसको आपको क्या बोलोगे, कंडेंसर, कंडेंसर बोलोगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप लोग डी टिक करेंगे। आगे बढ़ें। पीयूएफ का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, तो मैंने अभी पूरा नाम आपको बताया है कि पॉलीयूरेथीन फॉर्म हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीयूरेथीन फॉर्म बोलते हैं। और ये क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि बॉडी टाइप कंडेंसर में लगा होता है। अब कंडेंसर के क्लासिफिकेशन मैंने इसीलिए बताया है कि आपसे पूछेगा कि बॉडी टाइप कंडेंसर कैसा कंडेंसर होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर कूल्ड है या फिर आपका एयर कूल्ड है ना। आगे बढ़ें। पीयूएफ का प्रयोग किस कंडेंसर में किया जाता है? फिर से वही सवाल आ गया है ना, फिर से आपका वही सवाल आ गया। आगे बढ़ें। चलिए, निम्न में से किस कंडेंसर में चोक होने की अधिक संभावना रहती है? तो चोक होने की जो संभावना रहती है वो फिन टाइप कंडेंसर में सबसे ज्यादा रहती है। क्यों रहती है, और चोक क्या है? चोक मैंने बताया कि चोक आपका तब कहलाएगा कोई कंडेंसर जब उसमें बहुत ज्यादा डस्ट ट्रैप हो जाए। क्या हो जाए, बहुत ज्यादा डस्ट उसमें क्या हो, फंस जाए। जब डस्ट फंस जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका कूलिंग नहीं हो पाएगी, कूलिंग नहीं हो पाएगी। उस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, चोकिंग बोलेंगे। उस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे डियर, चोकिंग बोलेंगे। तो ये जो चोकिंग की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा अगर किसी में आती है तो ये आती है फिन टाइप कंडेंसर में। यही कारण रहा कि आजकल हम लोग बॉडी या प्लेट टाइप कंडेंसर अपने घरेलू रेफ्रिजरेटर में यूज करने लगे हैं। फिन टाइप का जो आपका कंडेंसर है वो कम यूज होता है, क्योंकि इसको समय समय में साफ भी करना पड़ता है ना। और साफ कैसे करेंगे आप लोग, अलग अलग प्रकार के एसिड आते हैं, वहां से उनसे आप साफ कर सकते हैं, या ब्रश से। आगे बढ़ें। घर में लगने वाले रेफ्रिजरेटर में कितने प्रकार के एयर कूल्ड कंडेंसर लगे होते हैं? तो देखिए, एयर कूल्ड कंडेंसर जो होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं,
है ना। एयर कूल्ड कंडेंसर दो ही प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है नेचुरल, है ना, नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर, चलिए बता देते हैं। एक होता है आपका नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर, एयर कूल्ड कंडेंसर ये हो गया। और दूसरा आपका क्या होता है? फोर्स कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर, है ना। तो कह रहा है कि घर में लगने वाले रेफ्रिजरेटर में कितने प्रकार के एयर कूल्ड कंडेंसर, तो एयर कूल्ड कंडेंसर टोटल दो प्रकार के होते ही हैं, तो वही दो प्रकार आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर आर यूज्ड इन होम रेफ्रिजरेंट, तो वो होता है आपका दो प्रकार का। सही है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, एयर कूल्ड कंडेंसर के कॉइल को साफ करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? क्योंकि कंडेंसर के कॉइल को अगर आपको साफ करना हो तो आप नाइट्रोजन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? नाइट्रोजन का यूज करोगे, ड्राई नाइट्रोजन, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हॉट एयर, ऑक्सीजन, प्योर ड्राई एयर, इन सब का कोई सेंस भी नहीं बन रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ें। किस प्रकार के एयर कूल्ड कंडेंसर में पंखे या ब्लोअर द्वारा वायु उत्पन्न किया जाता है? तो देखिए, पंखा किस में आप लगाएंगे, ब्लोअर किस में लगाएंगे? फोर्स वाले में। प्राकृतिक में तो नहीं होगा। प्राकृतिक का मतलब यही होता है कि आपका जो कंडेंसर है वो कूल हो जाए किसके द्वारा? नेचुरल हवा के द्वारा, नेचुरल एयर के द्वारा, नेचुरल फोर्स के द्वारा, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एयर कूल्ड कंडेंसर बोलते हैं। और एयर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है आपका? सस्ता होता है ना, सस्ता होता है, सरल होता है, और उसमें जंग भी लगने की संभावना नहीं रहती है ना। क्लियर है। एक बात का ध्यान और आपको रखना है, जब भी आप प्राकृतिक कंडेंसर यूज करोगे, नेचुरल कन्वेक्शन वाला, तो वहां पे कम से कम आपको एरिया की रिक्वायर्ड होती है 2.5 से 5 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आपको देना ही देना पड़ता है, क्योंकि इतना एरिया रहेगा आसपास, तब जाकर के उसमें नेचुरल हवा आराम से सर्कुलेट हो पाएगी। बहुत ही तंग जगह पे आपको पंखा लगाना ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो पंखे या ब्लोअर द्वारा वायु उत्पन्न की जाती है, तो किसमें? फोर्स कन्वेक्शन कंडेंसर में, है ना। फोर्स कन्वेक्शन कंडेंसर में आप लोग पंखे या ब्लोअर का यूज करते हैं। और वो पंखा बहुत बड़ा पंखा नहीं लगाना है, वो जो पंखा रहेगा उसका जो पावर कंजम्पशन रहेगा वो 0.1 या 0.2 एचपी का हो सकता है। क्लियर है। 0.1 या 0.2 एचपी का हो सकता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेचिस माउंटेड कंडेंसर का प्रयोग कितनी क्षमता वाली मशीनों के लिए किया जाता है? तो देखिए, चेचिस माउंटेड कंडेंसर जो आपका होता है ना, चेचिस माउंटेड कंडेंसर, तो कितनी क्षमता तक? तो ऐसे लगभग 3 टन, 5 टन, 10 टन, 8 टन। तो इसका आंसर तो ठीक है यही होगा, लेकिन चेचिस माउंटेड की जो कंडेंसर होता है वो 3 टन से कम की डिवाइसों के लिए यूज किया जाता है। कम डिवाइसों में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं आपका चेचिस माउंटेड, है ना। तो अब 3 दे दिया है ना, 3 दिया है तो 3 हम लोग मानेंगे, लेकिन 3 से कम, चाहे आपका 2.5 टन हो, चाहे आपका 2 टन हो, उन सब जगहों पे हम लोग क्या करेंगे? उन सारी जगहों पे हम लोग चेचिस माउंटेड कंडेंसर का यूज करेंगे, है ना। चेचिस माउंटेड कंडेंसर का एक नाम और होता है सेल्फ कंटेंड कंडेंसर। क्या होता है? सेल्फ कंटेंड कंडेंसर, सेल्फ कंटेंड कंडेंसर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेचिस माउंटेड, है ना। चेचिस माउंटेड, चेचिस माउंटेड और रिमोट टाइप दो ही प्रकार के होते हैं आपके, है ना। वही बात कर रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो सेल्फ कंटेंट कंडेंसर वही पूछ लिया है आपसे, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं। थ्योरी का जरूर कवर करके किसी न किसी बुक से, किसी न किसी टीचर से पूरी डिटेल थ्योरी पढ़ के जाइए। अगर रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं और आपका टारगेट है कि सिर्फ हमको सर 26 नंबर लाना है, तो आप भाई फेल हो जाओगे, तो आप हो जाओगे फेल। अगर आप 30 का भी टारगेट लेकर के चल रहे हो तो आप हो जाओगे फेल।
और आपका सारा किया कराया क्या हो जाएगा, सब यहीं रखा रह जाएगा। इसलिए जो भी आपका टारगेट होना चाहिए ट्रेड वाले पोर्शन में वो 40 प्लस का होना चाहिए, क्योंकि 40 प्लस के टारगेट होने के बाद भी आपके अकॉर्डिंग एग्जाम पेपर नहीं सेट होता है ना, ना ही मैं सेट करता हूँ ना ही आप सेट करोगे। तो 40 का हमारा टारगेट रहेगा, 40 टू 45 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। तो कटने पिटने के बाद ये आप मान के चलो कि लगभग आपका 30 नंबर आ जाए, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए 40 प्लस का टारगेट ही रखना आप लोग, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से। रिमोट टाइप कंडेंसर के ब्लोअर को घुमाने के लिए कितनी शक्ति की मोटर की आवश्यकता होती है, तो बहुत ही कम शक्ति देना है आपके इसको, 0.1 से 0.2 HP, है ना, बी ऑप्शन सही है। पीछे की भूमिका में मैं आपको ये चीजें बता चुका हूं, क्लियर है। आगे बढ़ें। धूल एवं गंदगी युक्त कंडेंसर को क्या कहते हैं। देखिए, धूल और गंदगी युक्त अगर कंडेंसर हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चोक्ड कंडेंसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, चोक्ड कंडेंसर बोलेंगे। यहां पे एक टर्म और आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, इसका ऑप्शन तो सी सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन 1 है स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है, अब देखिए आपने देखा कि कंडेंसर की जो कॉइल है कुछ इस टाइप से रहती है ना, कुछ इस टाइप से रहती हैं। अब जहां जहां मोड़ हो रहा है वहां वहां रेफ्रिजरेंट क्या है, रुकाव होगा। रेफ्रिजरेंट को रोकेगा वो मोड़, है ना, मोड़ होने की वजह से रेफ्रिजरेंट रुकता है। जैसे पानी अगर बह रहा है पाइप में, कहीं पे मोड़ आता है तो उस ज्वाइंट की जगह पे क्या जाता है, थोड़ा सा रुकाव आता है। उस रुकाव होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जमने लगता है थोड़ा थोड़ा रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट जो है आपका पूरी तरह से क्लीन तो होता नहीं है, 100% क्लीन आप कर नहीं पाओगे। थोड़ी बहुत उसमें अनवांटेड चीजें रहती हैं, तो वो क्या होती हैं, किनारे किनारे में इकट्ठा होने लगती हैं। जब इकट्ठा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि स्केल का फॉर्मेशन हो गया, उसी को हम लोग स्केलिंग कहते हैं। समझ में आया। उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी स्केलिंग करते हैं, डी स्केलिंग कहते हैं, है ना। और फिन टाइप कंडेंसर आप लोग जान ही रहे हो। इवोपरेटर के बारे में आप लोग अभी जान रहे हो, डिटेल में नहीं जान रहे हो तो डिटेल में जानने के लिए इवोपरेटर की क्लास आगे अपलोड होगी, वहां पे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा उसके बारे में, है ना। तो लगभग छोटी छोटी चीजें आप आज हो गई हैं। और ये जो कंडेंसर चैप्टर है, कंडेंसर का बेसिक है ये, इसके आगे कंडेंसर का एक लेक्चर अभी आपका और लगेगा, है ना। उसमें हम लोग कंडेंसर के और भी कुछ MCQ करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो, है ना। तो जब आप लोग देखते नहीं हो तो मेरे वीडियोस की, मेरी क्लासेस की रैंकिंग घटने लगती है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि लास्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको क्लास टाइम पे चाहिए, क्लास टाइम पे नहीं चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट ज़रूर करें। बाकी एप्लीकेशन की लिंक है, ये कोर्स चाहें डेडिकेटेड रेलवे ALP एंड टेक्नीशियन के लिए तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।